चलो, कल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए कल बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब एक ऐसा स्पेस है जिसके एक मटेरियल बॉडी के अराउंड सराउंडिंग ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग महसूस करते हैं। तो कल एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था कि जैसे मान लो एक मटेरियल बॉडी है, इसके नियर बाई कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास इसके रेस्पेक्ट में स्मॉलर है, तो ये जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है या इसके सराउंडिंग जो स्पेस है, ये इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पॉइंट पर। तो ये हम लोग मेजर करते हैं कि इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। इसका मतलब इंटेंसिटी को हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, यहां जो आपने मास को प्लेस कर रखा है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई दिस मास, और इसी को हम लोग यूनिट मास कहते हैं। ये प्रीवियस क्लास में, कल के क्लास में हम लोगों ने देख रखा था। अब यहां पर इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखते हैं Gmm/r², डिस्टेंस r है। तो इंटेंसिटी को हम लोगों ने मेजर किया था फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, तो फाइनली Gm/r², और इसको हम लोगों ने देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कल ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। तो इंटेंसिटी को हम लोगों ने ऐसे भी डिफाइन किया कि एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, इसको टेस्ट मास का था, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट द यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब द इनिशियल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स मास। जो मास m या हमने लिखा था, तो यहाँ पर इंटेंसिटी को लिखा था फोर्स बाई m के फॉर्म में, और इसका हम लोगों ने कहा कि इसका जो वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर आएगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। यूनिट हमारा न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वही होगा। ठीक, अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो मैथमेटिकली हम लोगों ने लिखा था, F=Gmm/r², तो इंटेंसिटी जब लिखेंगे तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। कौन सा मास? यूनिट मास। जो भी इसके एक्सप्रेशन में आ रहा है उसमें कहीं भी यूनिट मास नहीं है, सिर्फ डिपेंड करेगा मटेरियल बॉडी के मास पे, या जो गिवन मास है कैपिटल एम, उसी पर डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल मास या यूनिट मास कह सकते हैं आप, उससे इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, और फिर हम लोगों ने कल देखा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई किया था। जैसे ये सिंपली यहां पर ऐसे हमने प्लेस कर रखा, लेकिन ये मास होगा नहीं, इनिशियली ये सारे मासेस इंटरैक्ट हो रहे हैं, और इस पॉइंट पर यदि हमको निकालना है फील्ड, तो हम यहां पर एक यूनिट मास को प्लेस कर देंगे जिसका वैल्यू स्मॉल m लिखा। तो इनके बीच में जो इंटरैक्शन होगा वो वेक्टर सम होगा बाय द इंडिविजुअल इंटरैक्शन। कहने का मतलब m1 के कारण से जो इंटेंसिटी I1 प्रोड्यूस हुआ, m2 के कारण से जो इंटेंसिटी I2 हुआ, फिर m3 के कारण से जो इंटेंसिटी I3, mn के कारण से इंटेंसिटी In, सबका वेक्टर सम कर देंगे। तो फाइनली I वेक्टर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला कल हम लोगों ने डेराइव कर लिया, ये था ना, कल ये यूज किया था। हाँ, यहां तक कल हम लोग पढ़ चुके थे। अब यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग इंटेंसिटी जीरो निकाल सकते हैं। तो इंटेंसिटी जीरो निकालने के लिए यहां पर एक कॉन्फ़िगरेशन हमने बना रखा है कि यहां पर एक मास m1 है, यहां एक मास m2 है, और इसके बीच में एक पॉइंट है जहां पे जीरो इंटेंसिटी हमको फाइंड करना है। इस पॉइंट को हम P एज्यूम कर लेते हैं, जहां पर इंटेंसिटी जीरो करना है। तो अब गौर से देखो, जहां पे इंटेंसिटी हमको जीरो निकालना, वहां पर एक यूनिट मास को प्लेस कर दे। तो ये यूनिट मास इस m1 को अट्रैक्ट करेगा विद इंटेंसिटी I1। तो I1 का डायरेक्शन होगा जो फोर्स के डायरेक्शन के अलॉन्ग
इसलिए डायरेक्शन किधर दिखाएंगे, टुवर्ड्स ए दिखाएंगे। फिर यहां जो मास हमने यूनिट मास को प्लेस किया, ये बी को अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा इसी के अलॉन्ग इसको हमने I2 से रिप्रेजेंट किया। अब I1 का मतलब हो गया M1 के कारण से इंटेंसिटी, I2 का मतलब हो गया M2 के कारण से इंटेंसिटी। अब इस इंटेंसिटी को I1 का वैल्यू क्या आ गया, हम लोगों ने इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन लिख रखा है Gm बाई क्या लिखेंगे, R²। इसका मतलब यहां पर ये G और मास पहला हमारा M1 हो गया, इसका डिस्टेंस P से लेकर के A तक का। तो यदि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D गिवन है तो हम ये एज्यूम कर ले यहां का डिस्टेंस x, तो पहले वाला इंटेंसिटी I1 के लिए x हो जाएगा। इसी तरह से I2 के लिए निकालेंगे तो G M2 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस बन जाएगा D माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब P पॉइंट पर इंटेंसिटी I1 और I2 एंटी पैरेलल है, इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P दोनों एंटी पैरेलल है, तो I1 माइनस I2 0 देगा, क्योंकि जीरो इंटेंसिटी लेकर के चल रहे हैं। ठीक, अब यहां पर इसको 0 पुट कर दिया तो I1 माइनस I2, तो I1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, I1 इज इक्वल टू I2। अब I1 का वैल्यू क्या है, G M1 बाई x², ये क्या है G M2 बाई D माइनस x का होल स्क्वायर। G और G कैंसिल हो गया, सॉरी यहां पर इज इक्वल टू कैंसिल हो गया बाय मिस्टेक, ये G M2 D माइनस x का होल स्क्वायर, तो G और G कैंसिल हो गया। अब यहां आपको वैल्यू किसका निकालना है, x का, वो पोजीशन जहां पर इंटेंसिटी 0 है। यहां तक हो गया। अब इसको, इस पार्ट को हम यहां पर इरेज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। अब इसको सिंपली आप लिख सकते हो D माइनस x का होल स्क्वायर बाई x² इज इक्वल टू M2 बाई M1, लिख सकते हो। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट M2 डिवाइडेड बाई रूट M1 का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ से स्क्वायर को एलिमिनेट करो। इसको इरेज करें ये वाला पार्ट। अब यहां से स्क्वायर को एलिमिनेट किया तो क्या बन गया, D माइनस एक्स बाई एक्स, रूट M2 डिवाइडेड बाई रूट M1। अब मल्टीप्लाई कर दो, रूट M2x इज इक्वल टू रूट M1D माइनस रूट M1x। लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और x कॉमन ले लो, रूट M1 प्लस रूट M2 इज इक्वल टू रूट M1D। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बन गया, रूट M1D डिवाइडेड बाई रूट M1 प्लस रूट M2। चलो क्लियर है। ठीक, अब इस ये पोजीशन कहां से निकाला आपने, ए से निकाला, और डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो, बी से यदि निकालोगे तो क्या आएगा, D माइनस एक्स, तो D माइनस एक्स का वैल्यू क्या बन जाएगा, यहां x के लिए क्या है, M1 रूट M1D डिवाइड बाई रूट M1 प्लस M2, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, रूट M2D डिवाइड बाई रूट M1 प्लस M2। तो डायरेक्ट यदि हमको वैल्यू दिया रहेगा तो पोजीशन बता सकते। ठीक, जीरो इंटेंसिटी जब भी यूज करना हो, प्रॉब्लम बनाना हो तो ऐसे बना सकते। अब इसी को
मान लो यहीं पर एक एग्जाम्पल लेके बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक मास m रख दिया और यहां पर एक 4m रख दिया और डिस्टेंस दे दिया इन दोनों के बीच का 2a और कहता लोकेट द पॉइंट वेयर नेट इंटेंसिटी विल बी 0। वो पॉइंट लोकेट करो जहां इंटेंसिटी 0 है। तो पॉइंट P पर इंटेंसिटी 0 बताना है। इसको हम लोग क्या एज्यूम कर ले, ये x एज्यूम कर ले, तो ये क्या बन जाएगा 2a माइनस x का वैल्यू चाहिए। बिल्कुल इसी फॉर्म में इसको बना करके देखो, पहले सॉल्व करके देखो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। जिस प्रोसेस से अभी हमने सॉल्व किया, क्या प्रोसेस था भाई, यहां पर पॉइंट मास रखेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका नाम इंटेंसिटी I1 रख देंगे और ये इंटेंसिटी I2। तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। वो कंडीशन लेकर के चलेंगे, इधर लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहे हैं। तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0 मीन्स I1 इज इक्वल टू I2। जी मास कितना भाई m है, डिस्टेंस कितना इसका ले लिया x ले लिया, जी मास कितना या 4m, डिस्टेंस कितना ले लिया 2a माइनस x का होल स्क्वायर। जी कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, m और m कैंसिल हो गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ऐसे ये 4x स्क्वायर बन गया है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना यहां पर इजी है। इट मीन्स ये 2x का होल स्क्वायर बनेगा और ये 2a माइनस x का होल स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर को एलिमिनेट करो। तो 2x इज इक्वल टू क्या बन गया 2a माइनस x, 3x इज इक्वल टू 2a, देन x इज इक्वल टू 2a बाई 3। और जो फॉर्मूला भी आपको बताया डायरेक्टली उसमें डाल करके भी देखो क्या आंसर आता है, चेक करो। क्या था √m1 डिवाइड बाई √m1 प्लस √m2 इंटू डी। उस फॉर्मूला में डालोगे तो √m1, तो √m आ गया, इंटू डिस्टेंस कितना बाई 2a डिवाइड बाई √m1 प्लस √m2 तो 4m, √m कॉमन होकर के कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या गया नीचे p बचा और ऊपर 2a। इससे भी आंसर आ जाएगा, दोनों से आप बना सकते। एक क्वेश्चन जिसका रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड किया और रिजल्ट को वेरीफाई भी कर, हो गया। तो रिजल्ट वेरीफाई कर लिया, देखो यही हम लोगों ने फाइंड किया, दोनों कंडीशन निकाल दिया, दोनों को हम लोग यूज कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखो कहता फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट। अब डायरेक्टली आप बनाओ, देखो क्या आता आंसर, बताओ हमको। वो पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना है, बहुत इजी है, आइडेंटिकल मास है, अभी जस्ट बताया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहां पर क्या करेंगे, एक पॉइंट मास यूनिट मास को प्लेस कर देंगे, m मान लिया, ये इसको अट्रैक्ट किया तो इंटेंसिटी ड्यू टू ए इसका नाम I1 डाल दिया, ये इसको अट्रैक्ट किया तो इंटेंसिटी ड्यू टू बी I2। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है तो IC इज इक्वल टू, दोनों एंटी पैरेलल है तो I1 माइनस I2 मॉड में डाल देंगे, वैल्यू डाल देंगे G, मास M, डिस्टेंस दे रखा A, इसका भी मास M है, डिस्टेंस A दे रखा है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन। क्लियर।
नेक्स्ट आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। यहां पर कहता है सी पॉइंट पर आप इंटेंसिटी फाइंड करें। तो सी पॉइंट को हम लोग फिक्स करते हैं और यहां पर मास m यूनिट मास एज्यूम कर लेंगे। इन दोनों में अट्रैक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन इसके लॉन्ग, तो I1 मान लिए। इन दोनों में अट्रैक्शन, लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसे ही I2। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल 60 डिग्री। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर ले तो IC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जल्दी से बता दो। I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 इंटू कॉस 60 डिग्री। अब मास आइडेंटिकल है, डिस्टेंस भी इक्वल, इंटेंसिटी सबका सेम हो जाए। तो इसको हम लोग मान लेते हैं I1 को I1 ही और I2 को भी I1 मान लेते हैं। तो ये 2I1 I2 cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारे I, तो यहां भी I1 हो गया। तो ये आ गया 2I1 स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या आ गया, 3I1 स्क्वायर हो गया। तो IC इज इक्वल टू क्या बन गया, √3I1। अब √3I1 का मतलब क्या हो गया, G मास M और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डिस्टेंस A। तो GM बाई √3 GM बाई A स्क्वायर आ गया। हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। यहां भी कहता है, यहां दे रखा है स्क्वायर, स्क्वायर के सी वर्टेक्स पे हमें फाइंड करना है। और पॉइंट मासेस कहां कहां पर प्लेस है, बी पर, ए पर, डी पर। जहां भी फाइंड करना है वहां पर हम क्या करेंगे, एक यूनिट मास को प्लेस कर दें। इसके बीच अट्रैक्शन, तो इसका नाम दे दो ID नाम दे दो। ये इसके बीच अट्रैक्शन हो गया तो IB नाम दे दो। इसके बीच अट्रैक्शन हो गया, नाम दे दो I। अब यहां पर गौर से देखिए, ये हमारा IA है, ये ID और IB। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इसी के अलोंग होगा, इसका नाम IBD कर दे। अब इस रिजल्टेंट का वैल्यू, मतलब IB और ID का रिजल्टेंट IBD और IA दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो पहले IBD निकाल लो। तो IBD कैसे निकालोगे, दो फोर्स 90 डिग्री पर एक्ट करता तो रिजल्टेंट क्या होता है, दो फोर्स 90 डिग्री पर एक्ट करता तो रिजल्टेंट क्या होता है, वाह गुड, R इज इक्वल टू √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कल भी कहा था, इसका मतलब IBD √IB स्क्वायर प्लस ID स्क्वायर, और दोनों सेम वैल्यू है तो क्या बन जाएगा, ये 2IB स्क्वायर। क्या दे दिया, √2IB। √2IB और IA दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट एट C इज इक्वल टू क्या बन गया, IBD में ऐड हो जाएगा IA। इसका वैल्यू क्या है, √2IB या IA प्लस IA, दोनों का सम हो। जस्ट ए मिनट, इसका वैल्यू क्या लिखा, IA लिखा है। अब यहां पर IB का वैल्यू पुट कर दो। IB किसके किसके बीच इंटरेक्शन है, इस मास के या ID, एक ही बात है, तो GM बाई A स्क्वायर। I के लिए डिस्टेंस, IA के लिए सिर्फ डिस्टेंस वैरी कर रहा, मास वही है, तो GM डिस्टेंस क्या बन गया, डायगोनल √2A का होल स्क्वायर।
तो सिंप्लीफाई कर लेना। चलो क्लियर, आ गया समझ में। तो इंटेंसिटी का प्रॉब्लम भी थोड़ा बहुत किया हम लोगों ने, बेसिक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आ जाए, किसी यूनिफॉर्म बॉडी के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस के लिए हम लोग इंटेंसिटी फील्ड का वैल्यू निकालेंगे, एज फॉर एग्जांपल रिंग का। तो रिंग का हम लोग फील्ड इंटेंसिटी, एक रिंग हमारे सामने। अब यहां पर रिंग के पेरिफेरी पर मासेस है आइडेंटिकल मास, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी के एक्सियल पॉइंट पर किसी पर हमको फील्ड निकालना है। तो फील्ड निकालने का ये मेथड है। अब ये कैसे फील्ड निकला, इसके लिए हम यहां पर एक एक्सियल पॉइंट पर, पॉइंट पी पर एक यूनिट मास को प्लेस करेंगे। इस मास और ये रिंग पर मास है, तो पॉइंट मास के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड करता है, इसलिए यहां पर एक एलिमेंट्री मास डीएम को कंसिडर कर लें। ये डीएम और इस एम के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसको हम डी आई एज्यूम कर लेंगे, यहां डी आई लिखा। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो एक कंपोनेंट कॉस बनेगा, एक कंपोनेंट साइन बनेगा। ठीक, तो यहां पर डी आई के एक कंपोनेंट बन गए डी आई कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू दिस डी आई साइन थीटा। इसी तरह से यहां भी एक एलिमेंट्री मास को कंसिडर कर लें, तो इस एलिमेंट्री मास और इस मास के बीच भी फोर्स लगा या फील्ड लगा, इसको भी इंटेंसिटी डी आई से रिप्रेजेंट किया, ये भी एंगल थीटा फॉर्म करेगा। तो इस डी आई का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन डी आई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में डी आई साइन थीटा हो जाए। ठीक, यहां डी आई का वैल्यू दोनों केसेस में, दोनों एक्सट्रीम केसेस में इक्वल है, इसलिए डी आई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो टोटल फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा, समेशन ऑफ डी आई कॉस थीटा, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम इसका वैल्यू डी आई का निकाल ले, उसको इंटीग्रेट कर। अब डी आई क्या है, तो डी आई का वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो डी आई किसके किसके बीच है भाई, इस डीएम और इस पॉइंट मास के बीच। तो डी आई का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, जी बोलो, डीएम डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, डिस्टेंस यही आर जो हमने एज्यूम किया, इसका एक्सियल डिस्टेंस हम लोगों ने एक्स लिया, और रेडियस हमारा ए है, फिगर में ये मेंशन किया हुआ है। तो ये आ गया जी, डीएम बाई डिस्टेंस बन गया आर, तो आर स्क्वायर हो गया। यही वैल्यू लिख देंगे हम लोग इस इक्वेशन में। तो आई इज इक्वल टू, ये आ गया जी डी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। अब वेरिएबल कौन है जिसमें डी टर्म यूज, तो डी टर्म किस में यूज हो रहा, मास में, है ना। तो देखने से क्या लग रहा है कि मास वेरिएबल है। ठीक, नहीं देखने से लग रहा है, लग रहा है। तो या तो टोटल मास पुट कर दो, तो सिंपली हम इसको या तो इस फॉर्म से ही बना सकते हैं, इस फॉर्म से भी। तो मास वेरिएबल है, तो मिनिमम कितना होगा, 0, और मैक्सिमम कैपिटल है। तो ये वैल्यू डाल दो, तो क्या बन गया भाई, जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब आई इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। इस ट्राइंगल में देखो कॉस थीटा कितना बन जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है भाई, एक्स है, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। देखो ध्यान से,
हाइपोटेन्यूज का वैल्यू बताओ, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू बताओ जल्दी से। एक्स हो गया बेस, हाइपोटेन्यूज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। आर का वैल्यू यहां से पुट करो, आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर भी क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर 1 इसका पावर हाफ, ये दोनों मिलके क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। सेम एक्सप्रेशन है। यदि आप मतलब सरकमफ्रेंस के फॉर्म में लोगे तो भी वही आएगा, डीएम का वैल्यू डाल करके, या डायरेक्टली ऐसे बना दो। समझ में आ गया। इसका आर स्क्वायर को क्या लिखोगे, आर स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पावर 1 हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये पावर हाफ, तो 3/2। हो गया, इरेज करें। तो एक बार रिजल्ट को, अब कहता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो एक्सिस पर ये आ गया वैल्यू, ठीक। अब कहता है इनसाइड ए रिंग, रिंग के अंदर चले जाओ। तो रिंग के अंदर जाओगे तो सेंटर पे आओगे तो कितना होगा एक्स का वैल्यू, और एक्सियल डिस्टेंस कितना देगा, 0। तो क्या हो गया इंटेंसिटी इनसाइड, 0। इनसाइड सेंटर पे चले जाओ तो एक्स का वैल्यू 0, एक्सप्रेशन में एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे तो इंटेंसिटी 0, ठीक। आगे बढ़े। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पे कहता है डिस्क का इंटेंसिटी निकाल। तो सबसे पहले हम लोग एक यहां पर डिस्क कंसिडर कर रहे हैं। इसके हर एलिमेंट्री पोर्शन को हम लोग, हर एलिमेंट्री पोर्शन को हम लोग रिंग एज्यूम कर ले। तो बहुत सारे रिंग मिलकर के डिस्क का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे रिंग मिलकर के डिस्क का फॉर्मेशन करता है। अब इस रिंग का रेडियस हमने एक्स मान लिया, फिगर में देखो एक्स है। डिस्क का रेडियस कैपिटल आर। पी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस आर लिखा है, एंगल थीटा बनाया, सेंटर ओ है। ये जो रिंग हमने एक स्ट्रिप यूज किया, इसका थिकनेस dx है। तो सबसे पहले उस रिंग का जो एलिमेंट्री पोर्शन है उसका हम लोग इंटेंसिटी लिख लें। उसका इंटेंसिटी क्या है, ये रिंग जिसका रेडियस x, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी अभी जस्ट निकाला, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, √x² प्लस r स्क्वायर। यदि नहीं याद है इमीडिएट यहां बना सकते हो, dm लिखा था याद है, तो क्या आ गया था di cos थीटा। तो क्या बन गया इसका वैल्यू बताओ, g m डिस्टेंस r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। चेक करो, यही था अभी एक रिंग के लिए। अब ये यहां रिंग क्या, मास की जगह पर क्या आ जाएगा, इस एलिमेंट्री मास dm। तो यहां dm यूज करेंगे। तो di इज इक्वल टू क्या बन गया, g dm r डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2।
यहां तक क्लियर। अब इस डीएम एलिमेंट्री मास का वैल्यू क्या होगा, वो तो डिस्क के अंदर है, तो टोटल मास बाई एरिया ऑफ द डिस्क, तो डिस्क का रेडियस कितना भाई, कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर इनटू सरकमफ्रेंस, मतलब पूरा एलिमेंट्री एरिया किसका लेना है, रिंग का लेना है, इसका मतलब सरकमफ्रेंस 2 पाई एक्स इंटू थिकनेस dx। तो di इज इक्वल टू जी आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू डीएम। डीएम का वैल्यू m बाई पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। बोलो यस नो। अब जो जो क्वांटिटी आपके लिए कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर दो, जीएम बाई पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज यहां पर ले रहे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली जेड के इक्वल, इसका मतलब यहां पर इसको हम लोग जेड यूज कर लें, तो ये जेड का पावर कितना बन जाएगा, ये जल्दी से बताओ, क्यूब बनेगा ना। जेड का वैल्यू कितना बन रहा है, क्यूब बन जाएगा, तो पावर 3 हो जाएगा। और यहां पर देख लो, ये पाई, इसको थोड़ा एक बार सिंप्लीफाई कर दो ढंग से, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक, तो क्या बन गया ये, ऊपर 2 GM, ठीक, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये टर्म है, और क्या क्या है, आर है, जेड क्यूब है, और क्या बच गया भाई, एक्स डी एक्स बच गया। क्लियर। अब वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स डी एक्स, मतलब डी एक्स वेरिएबल है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां, डीएक्स को बढ़ाते जाओगे तो कहां तक जाएगा, रेडियस तक जाएगा। इसलिए इंटीग्रेशन यदि टोटल इंटेंसिटी निकालेंगे तो 0 से लेकर के कहां तक जाएंगे, रेडियस आर तक जाएंगे। अब हम लोग z को x और r के टर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप 2GM, ठीक, ये हमारा r है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, ये 0 to r है, ये x dx है, डिवाइडेड बाई इसको लिख देंगे z को एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/। चलो ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए नीचे जो क्वांटिटी है, या पूरा ये जो क्वांटिटी है, इसका हम अलग से इंटीग्रेशन निकाल, एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/। इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक, तो पावर 3/2 है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें जिससे कि हमें इजी हो जाए, इसको टी स्क्वायर मान लो, तो ये क्वांटिटी किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स डी एक्स है,
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर, ये है ना 1/2 का क्यूब बन रहा है, ये बन रहा है ना इस फॉर्म में। तो इसलिए इसको रहने देते हैं, टी ही एज्यूम कर लेते, टी ही, टी स्क्वायर नहीं, टी एज्यूम कर लेते। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी एज्यूम किया। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x dx हो गया। अब ये r क्या है कांस्टेंट, तो 0 हो गया और t का dt बन गया। इसका मतलब यहां पर x dx क्या बन गया dt/2 बन गया। अब ये क्वांटिटी बन गया dt/2। ये वाला क्वांटिटी क्या बना बोलो, ये क्वांटिटी क्या बना t पर पावर 3/2। क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, और इस पूरे को t एज्यूम किया, नहीं नहीं ये वैल्यू t माना ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा ये t टू द पावर 3/2, ठीक 1/2। ये ऊपर जाएगा तो t टू द पावर -3/2 देगा, तो ये 1/2 हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा t टू द पावर -3/2 + 1 t टू द पावर -½ डिवाइडेड बाई -½ बना, क्या आ गया हाफ हाफ कट गया तो निगेटिव साइन, तो -1/√t कहलाएगा, यस नो। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां तक हो गया। अब इसी में जो हमने सर्किल कर रखा है इसी में ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। हो गया। अब इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। याद रखना -1/√t है। तो I इज इक्वल टू 2gmr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमारा आ गया, पूरा इंटीग्रेशन होके आ गया है कितना -1/√t। t का मतलब √x² प्लस r स्क्वायर। अब ये 0 टू r इसका लिमिट पुट हो जाएगा। अब माइनस साइन को रिमूव करना हो तो इंटीग्रेशन के लिमिट के ऑर्डर को इंटरचेंज कर दें। आपको सिखा रखा है, ये वैल्यू नीचे लिख दे, इसको ऊपर लिख। अब ये जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, वेरिएबल x था, x में डालेंगे तो ये आ जाएगा 2gmr/r²। इसमें डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 डालेंगे x में तो क्या बनेगा r बन जाएगा, माइनस, फिर इसमें हम लोग x की जगह पर वैल्यू डाल देंगे तो क्या बनेगा, ये r² प्लस r² बन। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दे, r², इस r को अंदर ले जाओ, ये जो स्मॉल r है यहां हम लिख दे रहे हैं, इसको इधर से हम इरेज करके इधर लिख दे रहे हैं। इधर तो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके, ये तो फिर ओवरराइड ज्यादा होता तो दिक्कत होती है।
तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या बना, 2gm बाई आर स्क्वायर है। ये R को अंदर ले जाओ ब्रैकेट के अंदर तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ये R बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाए। तो ये क्या बन गया, 2gm बाई आर स्क्वायर, 1 माइनस, अब ट्राइंगल में देखो क्या बन रहा है, ये बेस ये बन गया, हाइपोटेन्यूज ये बन गया, इसका मतलब ये कॉस थीटा के इक्वल हो गया। तो रिजल्टेंट क्या आ गया, 2gm बाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा के। ठीक है, अदरवाइज ये फॉर्मूला आया। अब इसके आंसर को हम लोग चेक कर लें, क्या हमारा रिजल्ट आया। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हुए हैं। ठीक, डीएम निकाल रखा है, ठीक है, यही है फाइनल, ये रिजल्ट हमारा आया। आ गया समझ में। डेरिवेशन नहीं याद रखना, बस सिंपल फॉर्मूला दिमाग में रख। तो आज डिस्क सिखाया, अब स्फेरिकल शेल सिखाएंगे, सॉलिड स्फीयर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक के लिए काफी।